Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 6. I am Shahzad Ahmad Malik and I am teaching you the course CSC 103 Programming Fundamentals. Dear students, let's start with the today's lecture. आज के लेक्चर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है वेरिएबल इन C++. तो सबसे पहले हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं. अ वेरिएबल इज अ लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी वेयर अ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड. तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आपके कंप्यूटर मेमोरी की वो लोकेशन है जहां पे हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट इज वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन ए प्रोग्राम. इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपने वेरिएबल्स को प्रोग्राम में यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा. ठीक है, अब आप नीचे इस डायग्राम में देखें तो ये आपका वेरिएबल है, यानी ये आपके कंप्यूटर मेमोरी की लोकेशन है. ये वो डेटा है जो यूज़र इनपुट कर रहा है, तो ये डेटा इस वेरिएबल में आके स्टोर हो रहा है. मीन्स इस कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन के अंदर आपका डेटा स्टोर हो रहा है और यहाँ पे डेटा प्रोसेस होने के बाद आपको कोई रिजल्ट जनरेट करके देगा. तो ये देखें आगे एरो की ये शो कर रहा है कि यहाँ पे डेटा प्रोसेस हो चुका है और अब इसके अगेंस्ट यूजर को कोई आउटपुट जनरेट की जा रही है. वेरिएबल जो है वो आपके मेमोरी लोकेशन का नेम है जो कि कंपाइलर एलोकेट कर रहा है और ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है? डेटा टाइप के ऊपर. अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से डिफाइन करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम जो लिया है वो नंबर लिया है. ठीक है, जैसे ही हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो हमें कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एलोकेशन दे दी गई है. और हमने सेकंड पॉइंट ये बात की है कि इसके साथ हमें क्या चीज़ देनी पड़ती है? डेटा टाइप. तो वेरिएबल के साथ हमने उसकी डेटा टाइप दे दी है और डेटा टाइप यहाँ पे जो हमने दी है दैट इज इंटीजर. ठीक है, और ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है और हमने क्या है कि उस वेरिएबल नेम जो हमने नंबर दिया है उसको वैल्यू असाइन कर दी जाए 10. तो ये देखें, ये जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है ये हमारी कंप्यूटर मेमोरी है जिसको हम रैम कहते हैं. उसके अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नेम क्या है? नंबर. ये वाइट बॉक्स जो है ये आपका वेरिएबल है नंबर और उसके अंदर हमने जो वैल्यू असाइन की है 10. तो इस नंबर वेरिएबल के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो 10 स्टोर हो चुकी है. ठीक है, यानी मेमोरी लोकेशन आपके लिए रिजर्व कर दी गई है जिसका नेम क्या है? नंबर. यहाँ पे देखें हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर भी करवा दिया है और वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करवा दिया है विद डेटा टाइप इंटीजर. अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट से वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई कर रही होती हैं. सबसे पहले वेरिएबल नेम, सेकंड पे वेरिएबल की टाइप और थर्ड पे वेरिएबल की वैल्यू जो कि ऑप्शनल है. ठीक है, अब हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सफिशिएंट मेमोरी स्पेस फॉर द डेटा इन टर्म ऑफ वेरिएबल. ठीक है, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो इसके थ्रू हमें सफिशिएंट मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी जिसके अंदर हम अपना डेटा इजीली स्टोर करवा सकते हैं. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको उसका सिंटैक्स पता होना ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है तो हम सबसे पहले उसकी डेटा टाइप देंगे. ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या देंगे? वेरिएबल नेम. और सिंटैक्स की स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के लिए जो एंड में हम चीज़ यूज़ करेंगे दैट इज़ सेमीकोलन. अब हम इस सिंटैक्स को यूज़ करते हुए एग्जाम्पल को देखते हैं. हम डेटा टाइप के अगेंस्ट यहाँ पे हमने डेटा टाइप दिया है इंटीजर. ठीक है, और वेरिएबल नेम के अगेंस्ट हमने वेरिएबल नेम दिया है नंबर और एंड पे देखें हमने सेमीकोलन इसी तरह दे दिया है. तो ये जो सिंटैक्स है ये आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है जिसमें सबसे पहले आप डेटा टाइप देंगे, उसके बाद आप वेरिएबल नेम देंगे और स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे. अब हम इस वेरिएबल डिक्लेरेशन को डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं. ठीक है,
तो इस डायग्राम के अंदर हम लोग जो दो डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं वो है हमारी इंटीजर एंड डबल। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल जो है वो हमारा जस्ट इंटीजर मींस होल नंबर वैल्यूज को स्टोर करेगा, और जो हमारा वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप डबल है वो कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, जितने हमारे रियल नंबर हैं। तो सबसे पहले देखें, हमने वेरिएबल नेम जो है नंबर सेलेक्ट किया और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पे देखें उसने इंटीजर वैल्यू स्टोर की है 1 2 3। सेकंड एग्जांपल में देखें, हमने वेरिएबल नेम सम लिया है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, और यहाँ पे भी आपके होल नंबर्स इंटीजर वैल्यूज हैं -4 5 6। अब यहाँ पे -4 5 6 जो है ये आपके साइंड इंटीजर हैं। ठीक है, जिनके साथ माइनस साइन आएगा उनको हम लोग साइंड इंटीजर बोलते हैं, और यहाँ पे कोई साइन नहीं था मींस पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसाइंड इंटीजर। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम पाए लिया है और उसकी डेटा टाइप हमने क्या ली है, डबल। तो डबल डेटा टाइप क्या स्टोर कर रही होती है, रियल नंबर। तो इसमें आप देखें डेसिमल पॉइंट के बाद भी आपको वैल्यूज शो होंगी 3.1416। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें डेटा टाइप हमने एवरेज ली है, सॉरी डेटा टाइप हमारी डबल है, वेरिएबल नेम हमने एवरेज लिया है, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर हो रही है -55.66। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन सी ये वैल्यूज हैं, साइंड। ठीक है, साइंड रियल नंबर्स आ चुके हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं अ वेरिएबल हैज अ नेम, इट स्टोर्स अ वैल्यू ऑफ द डिक्लेयर्ड डेटा टाइप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, इस चीज को आपने बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझना है। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे बेसिकली दो केसेस आ जाते हैं, एक हमारा कैमल केस है और दूसरा हमारा पास्कल केस है। ठीक है, कैमल केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखेंगे कि कैमल केस की आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे होगी। तो हम लोग इसे डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें, हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम सेट किया है नंबर। तो इसमें आप देखें सारे जो आपके लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं, तो ये कैमल केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमने दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक वेरिएबल नेम बनाया है, दैट इज फर्स्ट नेम। अब इसमें कैमल केस कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो आपने देखें डेली लाइफ आप कैमल को देखा होगा फिजिकली आपने, तो कैमल की शेप कैसे होती है कि वो स्टार्ट में उसकी शेप यूं होती है स्ट्रेट, उसके बाद उसकी एक कोहान आ जाती है। ठीक है, पीठ के ऊपर। तो ये जो सी है कोहान वाली, इसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल, और रिमेनिंग आप कैमल की बॉडी की शेप देखें तो वो क्या है, स्ट्रेट है, एक जैसी है। तो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल इसी तरह है कि जब आप फर्स्ट कोई भी नेम देंगे, कोई भी वर्ड देंगे, तो उसके तमाम लेटर्स जो हैं वो आपके स्मॉल रहेंगे। ठीक है, जैसे ही आप सेकंड वर्ड को फर्स्ट के साथ कंबाइन करेंगे तो उसका सिर्फ पहला करेक्टर कैपिटल होगा, रिमेनिंग सारे लेटर्स करेक्टर्स जो हैं वो स्मॉल रहेंगे। तो फर्स्ट नेम में देखें, सेकंड जो आपका नेम था उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर हमने क्या कर दिया है, कैपिटल। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रूम नंबर। तो रूम के देखें तमाम लेटर्स हमने स्मॉल रखे और नंबर का सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया है। इसी तरह एक्स मैक्सिमम दो वर्ड्स हैं, एक्स आपका स्मॉल है और मैक्सिमम में सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है। सेम इज द केस इन वाई मिनिमम। तो आई होप सो अब आपको कैमल केस जो है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। सेकंड केस जो है वो है हमारा पास्कल केस। ठीक है, पास्कल केस की एग्जांपल क्या है कि कोई भी वेरिएबल नेम जब आप सेट करेंगे तो उसका पहला करेक्टर जो है वो कैपिटल होगा, रिमेनिंग तमाम करेक्टर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। इसी तरह जब आप दो वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि फर्स्ट वर्ड का भी पहला जो करेक्टर है वो कैपिटल होगा और सेकंड वर्ड का भी जो पहला करेक्टर है वो आपका कैपिटल होगा। ठीक है, जब आप तीन वर्ड्स को कंबाइन करके एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तीनों वर्ड्स के अगेंस्ट जो पहला पहला आपका लेटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो आई होप सो अब आपको दोनों केसेस जो हैं वो क्लियर हो चुकेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हम कैमल केस और पास्कल केस कहाँ पे यूज करते हैं, तो आपने बताना है कि जो कैमल केस है वो हम वेरिएबल नेम्स के लिए यूज कर रहे हैं, और जो हमारा पास्कल केस है वो हम लोग एडवांस नेमिंग के अंदर यूज करते हैं, लाइक क्लासेस,
फंक्शंस, कि जब हम क्लासेस और फंक्शंस की बात करते हैं तो उसमें हम लोग पास्कल केस यूज कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब आपको मैं एक बात बताता चलूं, वेरिएबल के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन और दूसरा होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जिसको हम लोग वेरिएबल डेफिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जब भी आपने प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि हम ये प्रेफर करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है हम लोग प्रोग्राम के स्टार्ट में ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम C++ की बात करें तो वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम लोग प्रोग्राम के मिडल में भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि जब भी आपने प्रोग्रामिंग में वेरिएबल यूज करना है, उसको कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करवाना जरूरी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की। तो देखें, यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम लिया है रिजल्ट और उसकी डेटा टाइप क्या की है, इंटीजर सेलेक्ट की है। इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल नेम C लिया है और उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर। वेरिएबल नेम इज नंबर एंड डेटा टाइप इज डबल। वेरिएबल नेम डिजिट्स और उसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। यहाँ पे देखें, आगे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये तमाम जो है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे अभी तक वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ। ठीक है, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को हम लोग आगे एक्सप्लेन करने लगे हैं अभी। जी, तो सेकंड जो हमारी चीज है वो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि वी हैव टू असाइन वैल्यू टू एन ऑलरेडी डिक्लेयर वेरिएबल। ठीक है, कि जो हम वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, अब हम उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं। तो आए अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे देखें, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है इंट नंबर। ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है आपकी। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर इक्वल्स टू 10, यानी नंबर को हमने वैल्यू क्या है 10 असाइन कर दिया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका। तो जैसे ही किसी वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन करेंगे तो वो आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब दोनों चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि डिक्लेरेशन के अंदर जस्ट आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइजेशन के अंदर उस वेरिएबल नेम के अगेंस्ट आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये दो स्टेटमेंट मैंने अलग अलग लिखी है, मैं इन्हें एक स्टेप के अंदर ही लिखूं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप लिखेंगे इंट नंबर इक्वल्स टू 10। ठीक है, और सेमी कॉलन देंगे। इसका मतलब क्या है कि आपने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जो है सिंगल स्टेप के अंदर परफॉर्म कर दी है। अब अगर हम लोग इनिशियलाइजेशन के सिंटेक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखें, हमारा डिक्लेरेशन वाला सिंटेक्स क्या था, डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल नेम। तो यहाँ तक तो आपका पार्ट सेम है। इनिशियलाइजेशन में सिंपल आपने क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है और उसके बाद उस वेरिएबल नेम को कोई वैल्यू असाइन कर देनी है। तो ये आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का सिंटेक्स है, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर और कोई वैल्यू असाइन कर दी और एंड में आपने सेमीकोलन दे देना है। जी स्टूडेंट, अब हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला पॉइंट वो ये है कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है लेकिन उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, मींस आपने वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो वेरिएबल आपके गार्बेज वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया इंट नंबर और मैंने क्या किया है, मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर वेरिएबल है ये मेरे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो। ठीक है, यानी इसके अगेंस्ट मुझे कोई ना कोई वैल्यू शो। तो सिंपल आपने क्या किया, सी आउट, उसके बाद नंबर इज आपने स्ट्रिंग के सेम एज इट इज प्रिंट हो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल नेम क्या कर दिया है, नंबर। अब इस केस में क्या होगा कि नंबर के अगेंस्ट आपने कोई वैल्यू तो स्टोर नहीं करवाई, लेकिन ये जो नंबर वेरिएबल है ये आपके मेमोरी लोकेशन में कहीं जाके प्लेस हो चुका है। इसके अगेंस्ट आपको कोई मेमोरी एलोकेशन एलोकेट कर दी गई है। तो अब जो मेमोरी आपको मिली है उसमें ऑलरेडी पहले कोई ना कोई डेटा
या कोई वैल्यू स्टोर हुई थी जो कंपाइलर पहले रन कर चुका है। तो अब गार्बेज वैल्यू जो आपके पुराने कंपाइलर्स हैं वो आपको कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू रिटर्न करेगा। लाइक आपको इस तरह शो कर सकता है 0xefd, ठीक है, 1235c, ये तमाम गार्बेज वैल्यू की एग्जांपल हैं। लेकिन जो हमारे लेटेस्ट कंपाइलर हैं जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू है वो 0 सेट कर दी गई है, ठीक है। जब आप इसको कंपाइल करोगे ना इस स्टेटमेंट को, तो आपको लेटेस्ट कंपाइलर के अंदर जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर गार्बेज वैल्यू शो होगी वो 0 शो होगी। अब एक पॉइंट हम और डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि अगर आपने एक वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर दिया है और आप कोशिश कर रहे हैं उस वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करवाने की, तो आपको कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। देखें, हमने यहाँ पे किया है इंट नंबर, वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है और यहाँ पे इसको मैंने सी आउट करवा दिया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, दोबारा मैंने क्या किया है, वेरिएबल नेम वही सेट किया है और उसकी डेटा टाइप चेंज कर दिया है। तो अब जब आप इस इंस्ट्रक्शन आपने लिख दिया है, कंपाइलर जब इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा, तो आपको कंपाइलर एरर जो है, कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि आप एक प्रोग्राम के अंदर सेम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते जबकि वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बेशक आपने डेटा टाइप चेंज कर दी है लेकिन वेरिएबल नेम तो सेम है ना, तो आपका यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर जनरेट हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, कि डिक्लेरेशन जो है वो एक ही दफ़ा होगी। आप दोबारा उस वेरिएबल को सेम नेम के साथ डिक्लेयर नहीं करवा सकते। जी, अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है, अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, इंटीजर i एंड इंटीजर k, ठीक है। ये आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन है। सेकंड हमने क्या किया है, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। वेरिएबल हमारे कौन से हैं, i एंड k, उन दोनों को हमने वैल्यूज असाइन कर दी हैं, i को 10 और k को 20। अब इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, दोबारा से वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है k विद डेटा टाइप इंटीजर, और k को हमने क्या है, वैल्यूज असाइन कर दी हैं i प्लस k, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपका कौन सा एरर जनरेट हो रहा है, कंपाइल टाइम एरर। क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि देखें k जो है वो आपने ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर करवा दी है। तो जब वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर हो तो आप उसको सेम स्कोप के अंदर दोबारा रीडिक्लेयर नहीं करवा सकते, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि कंपाइल टाइम एरर आएगा यहाँ पे आपको, और वेरिएबल कैन नॉट रीडिक्लेयर अ वेरिएबल इन सेम स्कोप, यानी एक जैसा वेरिएबल आप दोबारा सेम स्कोप के अंदर डिक्लेयर नहीं करवा सकते। जी, लास्ट एग्जांपल को यहाँ पे हमने कंपाइल किया है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। तो आप देखें हमारे पास दो एरर मैसेज जनरेट हुए हैं। फर्स्ट एरर मैसेज जो जनरेट हुआ है उसमें लिखा हुआ है रीडिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर जे, ठीक है। यहाँ पे भी इंटीजर जे लिया हुआ है और यहाँ पे भी इंटीजर जे ले लिया है। तो सेम स्कोप के अंदर आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर रहे हैं। तो पहला एरर मैसेज आपको ये शो हुआ है, और सेकेंड एरर मैसेज जो शो हो रहा है उसमें लिखा हुआ है इंटीजर जे प्रीवियसली डिक्लेयर्ड हेयर, ठीक है, कि ये वाला जो इंटीजर जे आपने लिया है वो पहले से यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे आप दोबारा उसको क्या कर रहे हैं, रीडिक्लेयर। तो इस केस में आपका जो एरर आएगा वो कौन सा आएगा, कंपाइल टाइम एरर। आई होप सो अब आपको ये एग्जांपल प्रिटी क्लियर हो चुकी होगी कि कंपाइल टाइम एरर किस तरह जनरेट होता है आपके प्रोग्राम के अंदर। जी, तो ये एक वेरिएबल की एग्जांपल है। इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि आपने जस्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन की है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं की, और आप उस वेरिएबल डिक्लेरेशन जो आपने की है आप उसको सी आउट फंक्शन के थ्रू उसकी कोई वैल्यू जो है आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। मींस कि आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि बेशक आपने इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई हुई, जस्ट डिक्लेरेशन करवाई हुई है, और आप सी आउट फंक्शन के थ्रू उस वेरिएबल को प्रिंट करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको कोई वार्निंग नहीं आएगी, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट का क्या मतलब है कि कोई गार्बेज वैल्यू आपको
रिटर्न होगी। अब लास्ट एग्जांपल जो हमने की है डिक्लेरेशन के साथ, अब वही एग्जांपल सेम है लेकिन हम इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सिंपल हमने क्या किया है, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको वैल्यू असाइन कर दी है 5। तो यहाँ पे आपके क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो चुकी है। अब जो कंपाइलर आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर गार्बेज वैल्यू दे रहा था, अब आपको वो गार्बेज वैल्यू नहीं देगा, बल्कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है दैट इज 5। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों प्रोग्राम की एग्जांपल्स के थ्रू ये चीज़ क्लियर होगी कि जब डिक्लेरेशन में आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो आपको गार्बेज वैल्यू मिलती है, लेकिन जब आप वैल्यू असाइन कर देते हैं मींस आपने वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दिया है, तो आपको सेम आउटपुट मिलेगी आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की एक और एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है जो कि वेरिएबल के नाम से डिक्लेयर हुआ है और उसको वैल्यू असाइन कर दी है 5। ठीक है, अब के जो है वो आपका वेरिएबल नेम है, उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर होगी, 5। अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं, लाइक यहाँ पे आपने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं ए बी सी डी, अगर मैंने उनको एक ही लाइन के अंदर लिखना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, उनको कॉमा से सेपरेट कर लूँगा, और जब मैं कॉमा से सेपरेट करूँगा तो उनके साथ मुझे बार बार डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, उनको वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब है कि जितने ही हमारे चारों वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू क्या असाइन कर दी हमने, 5। ठीक है, अब इसी लास्ट एग्जांपल को हम लोग प्रोग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखें, यहाँ पे हमने वही चारों वेरिएबल्स ले लिए हैं। ठीक है, और उन चारों वेरिएबल्स को जो वैल्यू असाइन की है हमने 5 वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम 1 बाय 1 इन तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू जो है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने सी आउट करवाया है, ए इक्वल्स टू स्ट्रिंग सेम एज इट इज प्रिंट हो, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, ए वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, कंपाइल होने के बाद जो आउटपुट स्क्रीन पे आपको आउटपुट शो होगी वो ये होगी, a इक्वल्स टू 5। सेम b के केस में, सेम c के केस में, सेम d के केस में। ठीक है जी, तो अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल एक्सप्लेन की है, हमने प्रोग्राम की हेल्प से देखा है कि हमने उसका कोड कैसे लिखा है। अब उस प्रीवियस एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जो 4 वेरिएबल्स हमने लिए थे, जो ए बी सी डी के नेम से हमने डिक्लेयर किए थे, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या है, उन चारों वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी थी और वो वैल्यू क्या थी, 5। ठीक है, तो अब हम ये देखना जा रहे हैं कि वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर वो सबसे पहले वैल्यू किस वेरिएबल को असाइन होगी। ठीक है, तो अब आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमें पता है कि हमारी वैल्यू हमेशा जो स्टोर होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपकी 5 वैल्यू जो है वो किस वेरिएबल को असाइन होगी, डी वेरिएबल को। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डी इज असाइन टू सी। ठीक है, एंड सी इज असाइन टू बी, एंड फाइनली बी इज असाइन टू ए। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है कि सबसे पहले ये 5 वैल्यू डी को असाइन हुई है। अब यहाँ पे ये डी नहीं रहा बल्कि ये क्या हो चुका है, 5। तो c इक्वल्स टू 5 हो चुका है, और ये 5 वैल्यू किसको असाइन हो चुकी है, c को। अब ये c नहीं रहा बल्कि क्या हो चुका है, 5, और ये 5 वैल्यू किसको असाइन हुई है, b को। अब ये b नहीं रहा बल्कि क्या हो चुका है, इसके अगेंस्ट वैल्यू 5 स्टोर हो चुकी है, और ये 5 वैल्यू किसको असाइन हो चुकी है, a को। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू कि आपका डेटा किस तरह स्टोर हो रहा है 1 बाय 1 वेरिएबल के अंदर। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डायनामिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, डायनामिक इनिशियलाइजेशन जो है वो आपके C++ का एक फीचर है जो कि परमिट कर रहा होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल एट रन टाइम। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स ड्यूरिंग रन टाइम इज कॉल्ड डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है,
जो आपके वेरिएबल रन टाइम पे इनिशियलाइज हो रहे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। द C++ compiler allows declaration and variable declaration and initialization of a variable at any point in the program। ठीक है, C++ कंपाइलर जो है वो आपको अलाउ कर रहा होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों प्रोग्राम के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप ये चीज़ जो है कर सकते हैं, ये स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो आपकी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप डन कर सकते हैं, लेकिन जो आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम जो है आपका डिक्लेयर होना ज़रूरी है सी लैंग्वेज के अंदर। अब हम इस डायनामिक इनिशियलाइजेशन को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जी, तो हमने देखें इसका एक कोड लिखा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखें हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन की है और वेरिएबल नेम मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया है, आर। ठीक है, सी आउट फंक्शन यूज करते हुए मैंने मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। और यहाँ पे एक न्यू चीज जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस की थी, यहाँ पे देखें आपका न्यू फंक्शन आ गया सी इन। ठीक है, उसके साथ आपने एक्सर्शन ऑपरेटर यूज करना है जिसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल नेम रेडियस ले लिया। सी इन जो है ये फंक्शन तब यूज होता है कि जब यूजर इनपुट करेगा वैल्यू। ठीक है, जब यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, कब, रन टाइम के ऊपर, कि जैसे ही आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया है तो रन टाइम के ऊपर आपको जो मैसेज आएगा कि यूजर ए की वैल्यू एंटर करे, बी की करे, आर की करे, जिसकी भी, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो कौन सा फंक्शन यूज होता है, सीन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने एक और वेरिएबल यूज किया एरिया के नेम से और उसकी डेटा टाइप फ्लोट रख दी है और उसको हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है। हमने कहा है कि पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट है वो हमने 3.14 लिख दी है। आर स्क्वायर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखेंगे, हम लोग स्टैरिक के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टैरिक आर इंटू स्टैरिक आर, या कीबोर्ड के अंदर आपने कैप साइन भी देखा होगा, पावर के लिए हम लोग कैप साइन भी यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करवा रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या कह रहे हैं कि एरिया का रिजल्ट जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, जो वेरिएबल एरिया के अंदर स्टोर हुआ है, वो हमें यहाँ पे शो हो जाए। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम जस्ट क्या लिया है, एरिया। ठीक है, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज आएगा, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, जब आप इसको कंपाइल करेंगे। सी इन फंक्शन ये जो आपने यूज किया है वो आपसे वैल्यू मांगेगा। वैल्यू कौन गेट कर रहा है, कंपाइलर रन टाइम के ऊपर यूजर से। तो यूजर ने वैल्यू क्या दी है, 3। तो अब ये 3 किसकी वैल्यू है, रेडियस की। ठीक है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगी और 3 यहाँ पे आ जाएगी, यानी इन तीनों वैल्यूज को जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, एरिया में। एरिया ऑफ सर्कल सेम एज इट इज प्रिंट हुआ है और एरिया के अगेंस्ट जो वैल्यू हमें मिली, आउटपुट मिली है, दैट इज 28.26। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं उसमें ये है कि हम दो नंबर्स को ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज। हमने कहा था कि जब भी हमें प्रॉब्लम दे दी जाए तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू, डिफरेंट फेजेस के थ्रू। तो पहला जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज था उसमें हमारा आता था एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम लिख लिया है और एल्गोरिथम में क्या होते हैं हमारे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। तो स्टेप 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम 3 नंबर्स जो हैं वो लेंगे। 3 नंबर्स का क्या मतलब है कि 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करवा दी हैं, तो उसके थ्रू हमें क्या है, मेमोरी एलोकेट कर दी गई है। और मेमोरी एलोकेशन जब हो जाएगी तो अब हम वेरिएबल को जब इनिशियलाइज करवाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी उन वेरिएबल्स के अंदर। स्टेप 2 के अंदर क्या है कि जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी है उसके अंदर जो पहला वेरिएबल है उसके अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे। स्टेप 3 के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि सेकंड कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे। और स्टेप 4 में हम क्या कह रहे हैं कि हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे इकट्ठा और इनका जो रिजल्ट है वो जो हमारी थर्ड मेमोरी है, जो एडिशन वाली मेमोरी है, उस लोकेशन के अंदर हम उसका रिजल्ट जो है वो स्टोर करवा देंगे। और स्टेप 5 के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हमारा ये जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाए, यानी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट शो होनी चाहिए।
जी स्टूडेंट्स, तो ये तमाम एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये आप स्टडी कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई इशू होता है तो आप ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन मुझसे पूछ लीजिएगा। तो स्टेप 1 के अगेंस्ट हमने क्या किया है, हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा दिया एंड वेरिएबल्स आर एक्स, वाई एंड जी। ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं एंड द वैल्यू इज 25। स्टेप 3 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेकंड वेरिएबल को अब वैल्यू असाइन कर रहे हैं और जो वैल्यू हमने असाइन किया है दैट इज 10। स्टेप 4 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे दो वेरिएबल्स जो थे x एंड y, हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं और उनका जो रिजल्ट है, जो हमारी एडिशनल थर्ड मेमोरी है, थर्ड वेरिएबल है दैट इज z, उसके अंदर हम उन दोनों का रिजल्ट ऐड करवाने के बाद क्या करवाएंगे, स्टोर। ठीक है, यानी 25 प्लस 10 35। अब ये वैल्यू किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो रही है, z। हमेशा जो वैल्यू आपकी स्टोर होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। क्लियर। और जो हमारा लास्ट स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 5, उसमें हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट आया है उसको हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये सी आउट स्टेटमेंट है जिसमें हमने स्ट्रिंग पास करवा दिया द सम इज, और सी आउट किसको करवाया है, सम वेरिएबल को। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ये स्टेटमेंट बनेगी ए की। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं तो एल्गोरिथम को रिफाइन करके हम उसको किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब देखें, सेम हमारा वही एल्गोरिथम है जिसको मैं रिफाइन करके प्रोग्राम की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किए थे, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए थे। वो देखें, ये 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया था कि सेकंड स्टेप में हमने फर्स्ट वेरिएबल को वैल्यू असाइन की थी। थर्ड स्टेप के अंदर हमने सेकंड वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है। और फिर फोर्थ स्टेप के अंदर हमने क्या किया था कि इन दोनों वेरिएबल्स के जो वैल्यू हैं उनको सम अप किया और थर्ड वेरिएबल जो हमारा जी है उसमें स्टोर करवा दिया। ठीक है, और जो हमारा स्टेप नंबर 5 था उसमें हमने क्या कहा कि हमारा रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाए। तो आप देखें, वही एल्गोरिथम के 5 स्टेप्स हम मैंने किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो आप देखें यहाँ पे हम किसको प्रिंट करवाने जा रहे हैं, जी को ना। तो सी आउट मैंने क्या करवाया, ये तो आपका स्ट्रिंग है, सेम एज इट इज प्रिंट हुआ है द सम इज। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिख दिया, सी आउट जी। तो जी के अगेंस्ट जो वैल्यू मिली है वो है 25 प्लस 10 35। तो ये देखें आपकी आउटपुट स्क्रीन पे 35 वैल्यू शो हो चुकी है। जी स्टूडेंट, तो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पे है वो है वेरिएबल स्कोप। ठीक है, अगर हम लोग वेरिएबल स्कोप की बात करें तो ये वो रीजन है जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम के अंदर क्या लिख रहे होते हैं, अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब इसके अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये है कि इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक जो भी आप स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे या जो वेरिएबल्स आप देंगे उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, और सेकंड में ये है कि अगर हम लोग फंक्शन पैरामीटर्स को डिफाइन कर दें, उनकी डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक, और थर्ड जो है कि हमारे मेन फंक्शंस के बाहर जितने भी फंक्शंस होंगे या वेरिएबल्स होंगे उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। तो बेसिकली हम लोग वेरिएबल्स को ब्रॉडली जो है 2 कैटेगरीज के अंदर, 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। फर्स्ट जो है वो है ग्लोबल वेरिएबल्स और सेकंड जो है वो है लोकल वेरिएबल्स। जी, तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स को देखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करेंगे हमेशा आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, और ये हमेशा हमारे प्रोग्राम के टॉप पे होता है। ठीक है, जो आपका मेन फंक्शन है उसके ऊपर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, और ये हमेशा प्रोग्राम के टॉप पर होगा। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल होते हैं, which are once declared and can be used throughout the lifetime of the program by any class or any function, and they must be declared outside the main function. As I already told you कि जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो हमेशा मेन फंक्शन से बाहर होंगे। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
if only declared they can be assigned different values at different time in a program lifetime। ठीक है कि अगर आपने सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है तो आप इसकी जो वैल्यू है उसको मल्टीपल टाइम यानी वैल्यूज को असाइन जब आप करेंगे तो चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में किसी भी वक्त। ठीक है, बट even if they are declared and initialized at the same time outside the main function then also they can be assigned any value at any point in the program। ठीक है कि आपने क्या किया है, इसको डिक्लेयर भी करवा दिया और इनिशियलाइज भी करवा दिया आउटसाइड द मेन फंक्शन, तो फिर भी आप क्या है इसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। यानी आपने देखे सीन फंक्शन यूज कर लिया है ना, तो रन टाइम पे भी आप इसकी वैल्यू क्या है चेंज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हम लोग ग्लोबल वेरिएबल की एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है मेन फंक्शन से बाहर। तो हमने यही पढ़ा था कि जो वेरिएबल आउटसाइड द मेन फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब हमने क्या किया है, मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल नेम ले लिया है एक्स। ठीक है, और उसको वैल्यू क्या असाइन की है 10। हमने यहाँ पे सी आउट एक्स करवा दिया है। इसके बाद फिर हमने दोबारा वही वेरिएबल नेम एक्स लिया और उसकी वैल्यू क्या असाइन करवा दी है 20। ठीक है, तो जब कंपाइलर आपका आएगा तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगी, वो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 10। अब यहाँ पे एक इशू है कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ नहीं और डायरेक्ट क्या हो चुका है, इनिशियलाइज। तो कंपाइलर चेक करेगा कि वेरिएबल कहीं डिक्लेयर हुआ हुआ है, तो उसे ऑलरेडी पता है कि मेन के बाहर हमारा ग्लोबल वेरिएबल जो है वो एक्स के नेम से ही है, तो वो सिंपली कहां पे जंप कर जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, और इस वेरिएबल के अगेंस्ट जो वैल्यू वो फर्स्ट टाइम स्टोर करवाएगा वो आपकी क्या होगी 10। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स सेम एज इट इज प्रिंट स्ट्रिंग हुआ है और एक्स की वैल्यू उसने यहाँ पे क्या स्टोर करवा दी है 10। इसी तरह वो यहाँ पे x इक्वल टू 20 आएगा। उसने देखा कि वेरिएबल तो डिक्लेयर नहीं हुआ, वो आउटसाइड द मेन फंक्शन जाएगा, इस लोकेशन पे आएगा और उसमें वैल्यू क्या स्टोर करवा देगा आपकी 20। तो इनिशियलाइज अगेन विद वैल्यू आपका मैसेज प्रिंट हुआ और x की वैल्यू क्या स्टोर हो चुकी है यहाँ पे 20। जी, तो वेरिएबल की जो सेकंड टाइप थी वो क्या थी, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स आपके वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम डिक्लेयर करते हैं इनसाइड अ मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या उस स्कोप के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोग लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। एंड दे कैन बी यूज्ड ओनली बाय स्टेटमेंट्स दैट आर इनसाइड दैट फंक्शन और ब्लॉक ऑफ ए कोड, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया पहले। लोकल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स विच एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, प्रोग्राम का जो स्कोप है हमेशा लोकल वेरिएबल्स उसके अंदर होंगे, जो आपकी कर्ली ब्रेसेस है ना, प्रोग्राम स्कोप है। ठीक है, प्रोग्राम बॉडी जो है इन विच इट्स डिक्लेयर। ठीक है, सिर्फ उसके अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे। आउटसाइड दैट दे आर अनअवेलेबल एंड लीड्स टू कंपाइल टाइम एरर। अगर आपका कर्ली ब्रेसेस के बाहर कोई लोकल वेरिएबल आएगा तो वो आपका कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। जी, तो लोकल वेरिएबल की हम लोग अब एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। लोकल वेरिएबल हमने देखा था कि प्रोग्राम स्कोप के अंदर जो आएंगे, ये प्रोग्राम स्कोप आपका स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए ए, बी एंड सी और उनको वैल्यू असाइन कर दी है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं आपका किसका पार्ट है, लोकल वेरिएबल्स का। ठीक है जी, अगर हम इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करें तो हमने कहा था कि लोकल वेरिएबल जो आउटसाइड द स्कोप हम डिक्लेयर करेंगे वो कौन सा एरर जनरेट करेंगे, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो आए अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है, ये हमारा स्कोप स्टार्ट हो गया है। ये आई वेरिएबल जो है ये आपका यहाँ पे लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी है आई इज लेस देन 20। तो अगर हम इस कंडीशन के ऊपर आए तो देखें 10 इज लेस देन 20, कंडीशन सेटिस्फाई आ रही है, वो इनसाइड द स्कोप आएगा। यहाँ पे क्या है, इंट n इक्वल्स टू 100, एक नया वेरिएबल आ गया n के नेम से। ये आपका यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और इनिशियलाइज्ड भी हो गया और यहाँ पे आपका स्कोप क्या एंड हो चुका है। अब जब हम इस लाइन पे आएंगे, सी आउट n कर रहे हैं, तो देखें यहाँ पे वो कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि n वेरिएबल यहाँ पे ना ही डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर क्यों जनरेट हुआ है, हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड के अंदर कि जब भी आप आउटसाइड द स्कोप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो आपका कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगा। तो देखें ये आपका जो n वेरिएबल है ये आउटसाइड द स्कोप है ना, स्कोप आपका यहाँ पे क्लोज हो चुका है।
तो स्कोप से बाहर जो भी वेरिएबल आएगा तो आपका क्या जनरेट होगा यहाँ पे, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये अराइज हो रहा होगा कि क्या हम लोग लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स को सेम प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब उसी की एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पे मेन के बाहर जो है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेन पे आए हैं और मेन के अंदर हमने दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, और इनको हमने इनिशियलाइज भी कर लिया है। और थर्ड वेरिएबल जो है आपका जी वेरिएबल है, जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है, और उसके अंदर हमने दो वैल्यूज ऐड अप करवा दी हैं। किन की? कौन सी? लोकल वेरिएबल की। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? एग्जीक्यूशन हमारी सेम मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा ए और बी और उनके अंदर वैल्यू स्टोर करेगा और यहाँ पे आ जाएगा जी। अब वो देखेगा जी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ तो वो आउटसाइड द मेन फंक्शन जाएगा और जी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जी के अंदर वो क्या करेगा, ए और बी दोनों की वैल्यूज को सम अप करेगा और उनका रिजल्ट यहाँ पे जी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। तो सम आपका क्या बनेगा, 10 + 20, सम इज 30। जी स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उन दोनों के नेम जो हैं वो सेम है। ठीक है, देखें आपका ग्लोबल वेरिएबल भी जी है और आपका लोकल वेरिएबल भी जी है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को वैल्यूज हमने क्या है, डिफरेंट डिजाइन की हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जब दोनों वेरिएबल्स नेम सेम है तो क्या कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा? तो आंसर इज नो। ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर दोनों वेरिएबल्स के नेम सेम है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? तो आप लोग याद रख लें, प्रेफरेंस हमेशा लोकल वेरिएबल को मिलेगी। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, तो मेन फंक्शन के अंदर हमारे कौन से वेरिएबल होते हैं? लोकल। तो सबसे पहले लोकल ही एग्जीक्यूट होगा, तो प्रेफरेंस किसको मिली है? लोकल वेरिएबल को। जी स्टूडेंट, तो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ एस्केप सीक्वेंस भी यूज करते हैं। तो अगर हम लोग कुछ एस्केप सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहला जो आता है हमारा /n है, जो कि न्यू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम लोग /t का फंक्शन यूज करेंगे तो वो हॉरिजेंटल टैब को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हम लोग /a को यूज करेंगे तो वहां पे हमें बेल या बीप साउंड शो होगी। ठीक है, और अगर हम लोग डबल स्लैश की बात करें तो ये आपकी बैक स्लैश है, और अगर हम लोग स्लैश के साथ सिंगल कोट की बात करें तो ये आपका सिंगल कोट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और स्लैश के साथ डबल कोट को रिप्रेजेंट करें तो ये आपका डबल कोट है। ठीक है, स्ट्रिंग, और ये कैरेक्टर के लिए यूज होता है। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो है वो है वाइट स्पेस। ठीक है, C++ प्रोग्राम के अंदर वाइट स्पेस का पार्ट क्या होता है? अब यहाँ पे देखें, हम लोगों ने यहाँ पे सी आउट के बाद वाइट स्पेसेस यूज किए हैं, इंसर्शन ऑपरेटर के बाद मैंने इतनी सारी वाइट स्पेसेस यूज किए हैं, और हेलो वर्ल्ड वाला स्ट्रिंग जो है मैं प्रिंट आउट करवाने जा रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपका कंपाइलर जो है वो सिंपली क्या करेगा, वो इग्नोर कर देगा जितनी भी आपकी वाइट स्पेसेस हैं बिटवीन सी आउट एंड इंसर्शन ऑपरेटर एंड द न्यू लाइन बिटवीन सी आउट एंड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड विल रीड द कोड एज ओनली सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको जस्ट क्या शो होगा, हेलो वर्ल्ड। जी स्टूडेंट, तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू सेम एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे ये चीज प्रिंट करवानी है। ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट मार्क्स ये दोनों हमारे क्या हैं, टाइटल हैं, और इनके अगेंस्ट ये रिकॉर्ड हमारा आउटपुट स्क्रीन पे आना चाहिए और मार्क्स के अगेंस्ट ये रिकॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने देखें सी आउट किया और उसमें सब्जेक्ट्स का स्ट्रिंग सेम एज इट इज प्रिंट करवा दिया। इंसर्शन ऑपरेटर के बाद आपने /t यूज किया है। /t का मतलब है 6 स्पेसेस। ठीक है, क्योंकि आप देखें ये पिछली स्लाइड के अंदर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपकी इतनी स्पेसेस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, /t। ठीक है, कि मार्क्स से पहले आपकी इतनी स्पेसेस आने चाहिए। एंडल का फंक्शन यूज किया है। अब न्यू लाइन के ऊपर हम लोग सब्जेक्ट के साथ
जो फर्स्ट सब्जेक्ट नेम है मैथमेटिक्स प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ पे फिर हमने /t यूज़ किया और उसके मार्क्स कितने हैं 90। नेक्स्ट में कंप्यूटर और उसके मार्क्स 77 और इसी तरह नेक्स्ट में केमिस्ट्री और उसके मार्क्स 69। ठीक है, तो जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आपकी सेम एज इट इज आउटपुट आएगी जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर देखी है। जी स्टूडेंट, आप देखें जब हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया है तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको सेम एज इट इज आउटपुट मिल रही है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो लास्ट एग्जांपल जो हमने एक्सप्लेन किया है वो हमने मल्टीपल सी आउट स्टेटमेंट्स हमने यूज़ की थी। अब मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ कि ये जो आपकी प्रोग्राम स्टेटमेंट है आपने ये जो चीज़ आउटपुट करवानी है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर यूजिंग सिंगल सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए आपने ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर सेम एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। तो ये आपका होम टास्क है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं किसी से भी क्यूरी कर सकता हूँ, किसी से भी पूछ सकता हूँ और बाकी भी फर्दर आपको डिफरेंट टास्क दे दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स दे दी जाएंगी, आपने उसको सॉल्व करना है। उसकी डेडलाइन भी गिवन होगी, टाइम भी गिवन होगा, तो तमाम टास्क जो हैं आपने टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म करने हैं। तो आई होप सो आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने बेसिकली वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, तो वेरिएबल्स को बड़ी ब्रीफली हमने डिस्क्राइब और एक्सप्लेन किया है। फर्दर कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने वेरिएबल्स की टाइप्स भी देखी, ग्लोबल वेरिएबल्स भी देखे, लोकल वेरिएबल्स भी देखे और फिर हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को एग्जीक्यूट करके भी देखा है। तो जितनी चीज़ें आज हमने प्रैक्टिस की हैं, हमने सॉल्व की हैं, आप अपनी तरफ से और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बुक को फॉलो करें, इंटरनेट से कुछ क्वेश्चंस जो हैं क्यूरीज जो हैं वो आप देखें और उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्दर कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।